स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा आइए साथ देखते हैं कि हमने पढ़ना क्या है, एग्जाम हमने कैसे देना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और ये सारी चीजें जो कोर्स में और आप देख रहे हैं। ये कोर्स में और आप इस पर देख रहे हैं मेरे बच्चों, ये PRC3 जिसे मैं और आप इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस कहते हैं, ये है। अगर मैं आपकी बुक के अंदर फॉर्मेशनल एंगेजमेंट की बात करूं, मेरे दोस्तों के पेपर में क्या कुछ है, तो समझिए कि पेपर के जो है वो बुनियादी तौर पे आपकी किताब के 3 हिस्से हैं। आपकी जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, करीबन 40% पेपर का वेटेज इससे आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक, इसमें करीबन 40% का वेटेज इस मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएगा आपका। आवाज आ रही है सारों को? स्क्रीन भी दिख रही है, आवाज भी आ रही है, ये सर आ रही है। उसके बाद बकिया जो एरिया बचा मेरे बच्चों वो है फाइनेंस, ठीक। इससे पेपर का वेटेज करीबन बनेगा आपका 20%। ये आपका पेपर का सेंडराइज इम्पैक्ट है। ये पेपर का ब्रेकअप भी है, सिलेबस का ब्रेकअप भी है, और ये आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकअप भी है। पेपर ब्रेकअप कह लो या एग्जाम ब्रेकअप कह लो, पेपर भी इसी ब्रेकअप पे आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको मार्क्स के हिसाब से डिवाइड करूं तो हमारे यहाँ 2 मार्क का एक MCQ आता है, ठीक है। दैट इज बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे ही होता है, ठीक है। बस इसमें ऑप्शन एक से ज्यादा आपको मार्क करने होंगे। 20 मार्क का BCQs है और MCQ कह लो, ठीक है। ये आएगा पेपर के हिसाब से, इसका वेटेज 20% बना, ठीक है। 20 बनेगा, आपके पास 20 MCQs आएंगे, ये आपके पास और ई, ठीक इसी तरीके से सेम इम्पैक्ट पे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एंगेजमेंट है। एक से ज्यादा आपके उसमें जो है वो उसमें 3-4 चीजें सही हो सकती हैं, तो वो अलग अलग करके देगा, बोथ ऑफ द अबव देगा, एनी थ्री ऑफ द अबव देगा, इस तरीके से पूछेगा। फिर अगर मैं बात करूं इस ऑप्शन की, तो यहाँ से ये 20 नंबर का मार्क आएगा। इसमें 10 या MCQ या BCQs आएंगे और 2 नंबर का एक होगा, तो इसका वेटेज बनेगा 20 मार्क का, ठीक है। आपका जो पेपर का टाइम है मेरे बच्चों 120 मिनट्स। हम आगे पढ़ने जाएंगे, बुक की डिवीजन भी ऐसे ही है, ठीक है ना। आपके चैप्टर जो है वो 4-5 चैप्टर जो है वो आपके टोटल 13 चैप्टर है। 13 में से 5 चैप्टर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, बकिया जो 8 चैप्टर है वो मिक्रो और पब्लिक फाइनेंस में बटा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप चैप्टर का ब्रेकअप देखें तो 5 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं बनते हैं, और बकिया नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का कोई सीन नहीं है। टोटल मार्क्स जो इसके हैं, तो फेल हुए तो नंबर पता चलेंगे। तो अगर आपके नंबर आ गए, मार्क्स आ गए, टेक और मेक्रो के हैं, उस 9 में से मेरिट बेटा कम बच्चे दे रहे होते हैं, तो उसमें फिर मेरिट का ऑप्शन अभी फिलहाल खत्म हो गया। मेरिट अपने बकाया जो है वो 9 चैप्टर मेक्रो के हैं, उस 9 में से मेरिट बेटा पहले आता था, मेरिट अब खत्म हो गया मेरे बच्चे, ठीक है। मेरिट जो है वो खत्म हो गया, मेरिट अब नहीं आता है, क्योंकि इतना स्कीम टाइट हो गया है कि सारे पेपर बहुत ही कम बच्चे दे रहे होते हैं, तो उसमें फिर मेरिट का ऑप्शन अभी फिलहाल ICAP में नहीं रखा हुआ। अल्लाह करे आपकी तैयारी अच्छी हो और आपके साल में मेरिट का ऑप्शन बने और आपका मेरिट आ जाए, लेकिन फिलहाल मेरिट का सीन अभी नहीं है। मतलब दैट्स व्हाई आईकैप इज नॉट का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बिकॉज वो मेरिट को डिक्लेयर करता है। आईकैप जो है वो जो इसका बेंचमार्क है ना, पासिंग बेंचमार्क है, वो चेंज होता है आईकैप का ना। दैट्स व्हाई आईकैप इज नॉट नेसेसरीली टू बी रिक्वायर्ड कि जनाब आप जो है वो कभी बच्चे आर्गुमेंट करें या कोई टीचर आर्गुमेंट करे और कंट्रोवर्शियल इफेक्ट बने, तो आप पास हो जाएंगे। तो मार्क्स नहीं आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करके आगे बढ़ जाएंगे। और अगर मार्क्स आ गया तो फिर ये खतरनाक बात है, क्योंकि आईकैप आपको फिर ये बताना चाहता है कि आप कितने मार्क्स से फेल हुए। अच्छा, आपका एग्जाम पैटर्न जो है पूरे PRC लेवल पे आपके ऑल ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आपका CV एग्जाम होगा, ठीक है। इसकी डेट्स आती हैं हर महीने, हर दूसरे महीने में इसकी डेट्स आती हैं। लेकिन पेपर जल्दी देना अकलमंदी नहीं है, पेपर सही देना, पूरी तैयारी के साथ देना, दैट व्हाट विच इज वेरी नेसेसरी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ाते हुए जो है वो अरसा हो गया है, 12 साल से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं CA पढ़ाते हुए मुझे टाइम हो गया है। मैंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया पढ़ाने का तो वैसे बहुत अरसे पहले। गोल्ड मेडल कैफ में आता है ये, तो खैर आपको ओरिएंटेशन और प्रेजेंटेशन दी होगी जब काशिफ साहब ने हमारे जो है के बाद जनाबे वाला मैंने TMUC को ज्वाइन किया। मैं TMUC में रूट्स ARTD को छोड़ दिया है, करता है। हर इदारे और इंडिविजुअल की अपनी प्रायोरिटी होती है मेरे बच्चों। तो अब ये जो इस वक्त आपके सामने डेटा एनालिसिस मैंने करके दिया है, तो इसके लिए हमने अब काम करना है, ठीक है ना। अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा मेरे दोस्तों, हम किस तरीके से पढ़ेंगे उसको जरा समझने की जरूरत है। देखिए मेरे बच्चों, हमें असल में 2 चीजों को रिक्वायर करना है, याद रखिएगा। अब इस लेवल के बाद
कंप्यूटर एग्जाम का मतलब होता है कि आपको कंप्यूटर के थ्रू, आपका फिजिकल एग्जाम होगा लेकिन वो कंप्यूटर पे होगा, एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज के सही ऑप्शन आपको क्लिक करना है, ठीक है ना, और 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है अलीशा बेटा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का मतलब ये है कि ये ऑनलाइन होता है, ठीक है, और इसमें एमसीक्यूज का एक डेटा बैंक बना हुआ है। आप जैसे ही अपना अपना स्टूडेंट कोड डालती हैं, स्टूडेंट आईडी डालती हैं, कंप्यूटर आपके लिए एग्जाम की डेट बुक करेगा, आपको एग्जामिनेशन सेंटर बताएगा, वहाँ आपको टाइम पे पहुंचना होगा, वहाँ जाकर आप कंप्यूटर पे बैठेंगे कि कंप्यूटर आपको असाइन किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बेटा कोई एज लिमिट नहीं होती है, सी एज देर इज नो एज लिमिट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बस ये है कि पेपर के अटेम्प्ट है, 10 अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना होता है कोई भी पेपर, तो उसका कोई ऐसा ऐसा कोई एज रिक्वायर्ड इम्पैक्ट नहीं है, आप जिस एज में चाहें चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोई एज नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इसके पेपर कितने हैं वो आपको बताया होगा प्रेजेंटेशन के अंदर, फला फला दिन फला फला चीजों की डेट्स हैं, आप अपना एग्जाम बुक करवाते हैं, टिकट और ये सारी चीजें मैं आज आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं उस पर बात करने शुरू नहीं किया, ये सारी बातें मेरे दोस्त पहले नहीं पढ़ी हुई तो भी कोई मसला नहीं है, चीजें एक्वायर्ड होती चली जाएंगी। टेंटेटिव एग्जाम होता है हमारा, एक फाइनल मॉक एग्जाम होगा, जब फाइनल मॉक एग्जाम हो जाए आपका, उसके बाद आपको डेट्स होती है, 15-20 दिन पहले आपको डेट बुक करवानी होती है। वो आपको लगे कि हाँ भाई मेरा मॉक हो गया, मेरे मॉक में अच्छे मिड टर्म्स होगा, मिड टर्म के बाद आपका फाइनल मॉक होगा, आपने मिड टर्म में स्कोर किया सपोज 60-67, और फाइनल मॉक में जाते जाते आपका स्कोर 78-80-90 हो गया, यू फील कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नाउ एबल टू मेक इट अपीयर इन द एग्जाम्स, तो फिर आई कैप की आप डेट बुक करेंगे, टाइम टेबल फिक्स होगा बेटा, सैफुल्ला भाई टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा। फिलहाल चूंकि अभी पहली क्लास है, इनिशियली तो एक टीचर से इंटरेक्शन हो जाए, सिस्टम से आप यूज टू हो जाए, लर्निंग मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाए, करना क्या है, कैसे पढ़ना है, पढ़ना होगा, एंड देन वी हैव टू मेक अ लाइव सेशन। कौन है भाई, ये स्क्रीन से हटाओ अपने रेजर से, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, इसको हटाइए स्क्रीन से। ये जिसने स्क्रीन पे मार्किंग की है भाई गलती से कर दी है, इसको हटाइए। अब्दुल्ला अस्लाम स्क्रीन से मार्किंग हटाइए, स्क्रीन से डिस्कार्ड कर दूंगा प्लीज। खैर जी, आगे बढ़े। एक टेस्ट मैं आपको दूंगा और एक टेस्ट सिस्टम की तरफ से होगा। मैं टेस्ट आपको हर चैप्टर के एंड में एक टेस्ट भेजूंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट मैं लूंगा, लेकिन जब मिड्स आएंगे, महीना सेशन आधा हो जाएगा, 2 महीने गुजर जाएंगे, तो फिर आपका मिड होगा, वो मिड आपका इंस्टीट्यूट लेगा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम की शक्ल में, ठीक है ना भाई। अच्छा जी, अब आ जाइए आगे। अच्छा देखिए, हमारी जो लर्निंग लर्निंग मैकेनिज्म है हमारा, और किन किन चीजों को पढ़ेंगे जरा ये समझिएगा भी और देखिएगा भी मेरे बच्चों। हम सबसे पहले तो हमारे लिए हमारा स्टडी टेक्स्ट, बाद में आपको पीपीटी, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैं, मंथली क्विज होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद जनाबे वाला मैं आपको चैप्टर की समरी प्रोवाइड करूंगा, चैप्टर की समरी प्रोवाइड करूंगा, जिसके थ्रू आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कर पाएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। हर चैप्टर की एक समरी बना कर देंगे और आपको पढ़ना भी ऐसे ही है, याद रखिएगा अकाउंटेंट, सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, याद रखिएगा। ये जो प्लेटफॉर्म जिससे आप जुड़े हैं, ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप इतनी महंगी स्टडीज को बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस के साथ आप जो है वो पढ़ पा रहे हैं। तो बहुत फोकस होकर पढ़ना है बेटा, डिटरमेंट होकर पढ़ना है, और मेरे बच्चों जो है ना, और घर बैठे पढ़ना है, वरना तो आज जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप पे कर रहे हैं ना, वही आप अगर रोजाना अपने घर से निकलते और वापस आते तो 150 से 200 रुपये आपका रोज का खर्चा था। तो ये ऑनलाइन मैकेनिज्म है, इसमें संजीदगी से पढ़ना है, फोकस होकर पढ़ना है, चीज होने पे बिलीव करेंगे। दोबारा बोलेंगे सर, हमने हर चैप्टर प्रिंट आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सारा काम नहीं करेंगे तो फिर आप अपने रजिस्टर के ऊपर चैप्टर वाइज समरी मेंटेन करेंगे, हर एक चैप्टर के एंड में आप अपनी काम की बातों को लिखेंगे, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंटेशन आप भेजूं, तो उस प्रेजेंटेशन में जितनी काम की बातें हैं उसको आपने हाईलाइट करना है, और बाद में उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को अपने रजिस्टर, अपने नोटबुक में लिखना है। हर चैप्टर के एंड में 2-4 1-2 पेज की समरी बना लो, एक वो मांगो, और फिर अपनी सिलेबस को कवर करेगी। इस एग्जाम से पहले आपका रिवीजन मटेरियल भी वही होगा। हमारे स्टूडेंट्स में कम हो गई है, तो मेरी भी कोशिश होगी, आप भी ये कोशिश करेंगे कि जब आप अपनी तैयारी करने बैठे तो आप चैप्टर वाइज समरी डेवलप करेंगे। इस डॉक्यूमेंट को मैं बंद कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा मैं वो आपको भेजता रहूंगा। दोस्ती हंसी में साथ में रिवीजन करें, तो मेरी वाली समरी और अपनी वाली समरी को रिसाइल करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं सीरियस नहीं पढ़ा रहा, असल में मैं अभी एक ऑफिस में बैठा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मोहतात होकर बात कर रहा हूँ। आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह हंसते खेलते पढ़ेंगे, बड़ी तफरी आएगी। तो इकोनॉमिक्स को ऐसा नहीं है कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको लेकर जो आपकी राय है बिल्कुल गलत है कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इट वुड बी द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट वुड बी द मदर ऑफ ऑल मॉनेटरी साइंसेज, तो ये अम्मा है, ठीक है। हैव टू बी डिटरमिन्ड। ये लेट शुरू करना है पढ़ाई या आपने गैप दिया पढ़ाई में, डजंट सीम्स टू बी एनी डिफरेंस, इट वुड बी अ रिक्वायर्ड इंपैक्ट, इंशाल्लाह आप इसको कैरी कर लेंगे। बस थोड़ा फोकस रहिएगा और डिटरमिनेट रहेंगी, तो इंशाल्लाह काम आसान होगा और चीजें आगे बढ़ जाएंगी। अच्छा जी, अब मैं और आप आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, और मैं और आप
मैं और आप इकोनॉमिक्स को आगे चलेंगे, मैं और आप शुरू करेंगे। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जी सर, स्क्रीन देख पा रहे हैं। अब ये जो स्क्रीन आपके सामने है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हर चीज को नहीं लिखेंगे, जहां से मैं बोलूँ कॉपी करना है वो चीजों को कॉपी करेंगे। एडिशनल चीजें जो इररिलेवेंट है उनको कॉपी नहीं करना मेरे दोस्तों, ठीक है। मैं और आप स्टार्ट करें। जब मैं और आप स्टार्ट करें तो हमारा जो पहला चैप्टर है मेरे बच्चों, अपने रजिस्टर अपने नोटबुक पे चैप्टर का नाम लिखेंगे, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। जब मैं और आप नेचर एंड स्कोप की बात करें तो नेचर एंड स्कोप के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? वी आर नाउ सपोज टू ट्राई टू स्टडी द एक्सटेंट, उसकी हद, इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, इसकी थ्रू इस सब्जेक्ट को डेवलप किया गया है। स्कोप कहते हैं आता है, और ये अपने अंदर किन किन स्टडी ऑफ कंसर्न को और मैटर ऑफ कंसर्न को इवैल्यूएट कर रहा है, एंगेज कर रहा है एप्रोप्रिएटली। हम वो सारी चीजें इसके नेचर एंड स्कोप में देखेंगे। तो इन शॉर्ट, नेचर एंड स्कोप से मुराद क्या है कि ये सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, एज एन स्टडी ऑफ कंसर्न ये क्या है, ये साइंस है, ये आर्ट्स है, या है ना, ये न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट है, इंटरफेरेंशियल बिहेवियर है इसका। हम इसके स्कोप को पढ़ेंगे एंड बिसाइड ऑफ दैट ये इसकी नेचर के हिसाब से ये सब्जेक्ट साइंस के एरिया को टच करेगा या आर्ट्स को, ये मुझे और आपको दिखाएं। जरा देखिए आपके सामने कहता है कि स्कोप ऑफ एक्सटेंड पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। ठीक सर, जहां तक लोगों के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लोगों के इकोनॉमिक कंसर्न है, इस सब्जेक्ट की बाउंड्री वहां तक एक्वायर्ड है। जरा मुझे कोई इश्यूज और कंसर्न्स तो बताना। आजकल मैं और आप एज एन इंडिविजुअल और एज एन हाउस होल्ड और एज अ पाकिस्तानी किन किन इश्यूज को फेस कर रहे हैं, जरा कोई मुझे एक दो टाइप करके बताएगा मैसेज में कि सर हम फला फला इकोनॉमिक इश्यूज। तो इस इकोनॉमिक डिफॉल्ट रिस्क, पावर क्राइसिस के लोग दैट हैज सो फार बीन रिटन इन द सब्जेक्ट। अच्छा, इस साइंस की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस साइंस की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो दूसरी साइंसेज आप पढ़ते हैं ना, उसके अंदर इफेक्ट क्या है? कोई नई थ्योरी आती है, पुरानी रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन आज ही का पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट पे छोड़ा और डॉलर एकदम से आज करीबन 11-12 रुपए बढ़ गया है। और डॉलर का रेट इस वक्त इंटर बैंक के अंदर 255 250 के करीब करीब बीच में रैक कर रहा है, ठीक है। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी यानी कि हमारे रूपी की वैल्यू अनफॉर्चुनेटली गिरती जा रही है। तो सर, इकोनॉमिक्स एक ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है जिसे हम साइंस, क्यों? क्योंकि ये प्रोग्रेसिव नेचर है। जो पुरानी थ्योरीज, लॉज है ना, फिलोसफीज, एंगेजमेंट्स, थ्योरीज इस सब्जेक्ट में डिस्कस की जा चुकी, वो अब तक इसकी बाउंड्री में मौजूद है, वो अब तक इसकी बाउंड्री में मौजूद है। इकोनॉमिक्स एक प्रोग्रेसिव साइंस है, आगे तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो कुछ इसमें पास में डिस्कस किया गया ये उसे रिजेक्ट नहीं करती, ये उसे रिकंसिलिएट करती है, रिकंसीडर करती है और उसे अपग्रेड कर देती है ना। इसीलिए हाँ, तो ये देखो एक और बात तनवीर अहमद भाई ने की हमारे, कि इट चेंजेस विद द टाइम पीरियड। इसीलिए इकोनॉमिक्स का एक और नाम मैं लिखवाने जा रहा हूं आपको। इकोनॉमिक्स को डायनेमिक साइंस भी कहते हैं। ये प्रोग्रेसिव साइंस भी है और ये डायनेमिक साइंस भी है, ठीक है। ये डायनेमिक साइंस भी है। डायनेमिक का मतलब क्या है? ठीक है, डायनेमिक का मतलब जो चेंज होता हो, जो वक्त के साथ तब्दील होता हो, डायनेमिक साइंस है। तो ये दो वर्ड्स मैंने आपको बोले कि जिस इकोनॉमिक्स को मैं और आप पढ़ने जा रहे हैं ये प्रोग्रेसिव साइंस है, बिसाइड ऑफ दैट ये डायनेमिक साइंस है। क्योंकि हर गुजरते हुए वक्त के साथ जैसे जैसे हम और पूरी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, सुन रहे हो मेरी बात, जैसे जैसे मैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरे बच्चों, हमारे इश्यूज, कंसर्न, प्रॉब्लम्स गुजरते हुए वक्त के साथ इंक्रीज होते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर नाउ सपोज टू कॉल इकोनॉमिक्स एज अ प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक साइंस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नए इश्यूज और कंसर्न मेरे और आपके सामने आते चले जा रहे हैं मेरे दोस्तों, है ना। हर बार दुनिया में रिसोर्सेज की शॉर्टेज पहले के मुकाबले में ज्यादा होती है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड मोर बेटर इकोनॉमिक मैनेजमेंट। देखो दुनिया में आज वो मुल्क डेवलप नहीं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, दुनिया में आज वो मुल्क डेवलप नहीं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, दुनिया में वो मुल्क बेहतर नहीं है जिनमें बहुत सारे पावर रिसोर्स हैं। आज दुनिया के वो मुल्क बेहतर हैं जहां इकोनॉमिक मैनेजमेंट बेहतर है। पाकिस्तान से बड़े छोटी छोटी सी इकोनॉमीज है, सिंगापुर क्या छोटा सा मुल्क है बिल्कुल, ठीक है। यूएई पाकिस्तान के मुकाबले में बड़ी छोटी सी इकोनॉमी है, लेकिन देखें वहां डेवलपमेंट का रेट कुछ और है।
समझ रहे हो? मतलब वहां डेवलपमेंट का रेट कुछ और है, वहां ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्रोवाइज है, ठीक है। और ऐसे भी मुल्क हैं जो हमसे बड़े हैं लेकिन बुरे हैं, ठीक है। तो सर आज वो इकोनॉमी सक्सेसफुल है जो अपने रिसोर्सेस को, अपने पावर रिसोर्स, अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपने मैनेजरियल रिसोर्स को क्या कर रही है मेरे बच्चों, मैनेज कर रही है। दैट्स व्हाई वी नीड मोर बेटर एंगेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट। इसीलिए आई कैप भी जो अपना कोर्स अब प्लान कर रहा है, आई कैप को अब ऑडिटर्स नहीं चाहिए। आई कैप इस बात को रियलाइज कर चुका है कि अगर आज की इस डायनेमिक वर्ल्ड के अंदर हम सक्सेसफुल हो पाएंगे और हमारा चार्टर अकाउंटेंट ग्रो कर पाएगा, तो उसको एक ऑडिटर, एक अकाउंटेंट से ज्यादा उसे एक इकोनॉमिक और बिजनेस मैनेजर होना चाहिए जो डायनेमिक्स ऑफ बिजनेस वर्ल्ड को समझे। देखो कल को इंशाल्लाह तुम किसी कंपनी के हेड बनते हो, अगर आप किसी कंपनी की हायरार्की देखते हैं तो उस कंपनी के अंदर सबसे ऊपर तो चेयरमैन होता है ना। जैसे आप क्या कहते हो, सीईओ कहते हो मेरे दोस्तों। उस सीईओ के अंडर उस अदारे का चेयर फोन कर रही है। नहीं यार, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है मेरे बच्चे। बस ठीक है, ठीक है, ठीक, अब हो रही है। चलें आगे बढ़ूं, चलें आगे बढ़ूं। तो सर हमें इकोनॉमिक्स के नेचर एंड स्कोप को समझने के लिए मेरे दोस्तों, तो ये तुम भी याद रखना कि तुम्हें ऑडिटर से ज्यादा एक अच्छा मैनेजर बनना है। तुम्हें ऑडिटर से ज्यादा एक अच्छा मैनेजर बनना है जो कि तमाम तरह के इकोनॉमिक इश्यूज और कंसर्न को संभाल सके, तमाम तरह के फाइनेंशियल डिसीजन, तमाम तरह के फाइनेंशियल डिसीजन को रिक्वायर कर सके। मैं दोबारा शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन। अब बताइए स्क्रीन शेयर हो रही है? मानूर बेटा, यहाँ को स्पेसिफिकली डील करना पड़ेगा। नंबर वन, सर इन तीन एरिया लिखा हुआ लेक्चर लिखना शुरू करेंगे। देखो तुम्हें बता रहा है। अच्छा जी, सही आ रही है, सही आ रही है। बेटा आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन भी जरा देख लें प्लीज, मेहरबानी करिए। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ से हम और आप स्टार्ट करें, इकोनॉमिक्स क्या है, मैं और आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आया सर इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, बोलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ठीक दोस्तों, जब मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ूं, जी जी, यहाँ इकोनॉमिक्स को प्रोग्रेसिव और डायनेमिक साइंस कहा जाता है। तनवीर भाई समझ में आ रही है? तो सर इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस क्या है मेरे दोस्तों? सोशल साइंस डील्स विद द सोसाइटी। सोशल साइंस किससे डील करेगी? सोसाइटी से डील करेगी, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स विद इन अ सोसाइटी। तो सर इकोनॉमिक्स क्या है? इट वुड बी अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का कंसर्न एरिया क्या है? कि वो सोसाइटी को डील करे मेरे दोस्तों, और सोसाइटी के अंदर रहने वाले जितने इकोनॉमिक एजेंट हैं। सर इकोनॉमिक एजेंट कौन है? सर हम सारे ही इकोनॉमिक एजेंट हैं। ठीक, तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो सोसाइटी को डील करेगी, और सोसाइटी के अंदर रहने वाले जितने इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उन सब के आपस के रिलेशनशिप को स्टडी करेगी। वही पढ़ा रहा हूं मोहम्मद कासिम। सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोसाइटी को डील करता है, और सोसाइटी को डील करने के साथ साथ सोसाइटी के जितने इकोनॉमिक एजेंट हैं उनको स्टडी करेगा और उनके रिलेशनशिप को पढ़ेगा। देखो पढ़ा, तो देखो क्या लिखा हुआ है। दोबारा चलेंगे, और
बात कर रहे हैं क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड अग्री टू शेयर। अच्छा, आज वॉइस का बहुत इशू हो रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं अपने ऑफिस को अभी चेंज कर लूंगा, दूसरे आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। और नमाज का टाइम भी हो रहा है, तो मैं अभी फिलहाल क्लास को रोक रहा हूँ। अगले सेशन में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा सा डल इंट्रोडक्शन था, आपको भी लगा होगा सर बहुत, अगर ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा मैं